ओके, आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन प्रॉपरली? मैं एक बार ये आप लोगों के साथ ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, ताकि अगर ऐसा कोई इशू है कि किसी को नहीं दिख रहा हो। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, मैंने आपके साथ इसको ग्रुप में भी शेयर कर दिया है। साउंड की इशू है क्या? एम आई ऑडिबल? ओके, ठीक है। तो आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सेशन है, बिकॉज अगर मैं केस स्टडीज के बारे में बात करूं तो केस स्टडी अगर हम आरएस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो फर्स्ट टाइम इसको ऐड किया गया है इस सिलेबस में। अगर यूपीएससी एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो 2013 के बाद से ही केस स्टडीज एक रेगुलर फीचर है जो एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। जैसा मैंने आप सभी से पूछा भी था कि केस स्टडीज को पूछने का मकसद क्या है, केस स्टडीज को एड ऑन करने का मकसद क्या है सिलेबस के अंदर। तो बहुत ब्रीफ में अगर हम और बहुत स्पष्ट सिंपल तरीके से समझने की अगर कोशिश करें तो केस स्टडीज जो हैं वो ऐसी रियल टाइम सिनेरियोज हैं जिसपे आपकी पर्सनैलिटी और आपका वे ऑफ थिंकिंग, आपका डिसीजन मेकिंग, आपका अप्रोच, आपकी रेशनैलिटी पेपर में रिफ्लेक्ट करती है, जिससे पता चलता है कि किस तरीके से आप सोचते हैं और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किस तरीके, किन एस्पेक्ट्स को, किन वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए डिसीजन मेकिंग पे जाएंगे। तो उसी चीज को किस तरीके से अपने को हैंडल करना है, कौन कौन से डायमेंशंस हैं जिनको अपने को ध्यान में रखना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए अगर कोई भी केस स्टडीज को करते हैं। तो कुछ सैंपल केस स्टडीज भी हम लोग यहाँ देखेंगे, उनका सोल्यूशन डिस्कस नहीं करेंगे आज। सिर्फ अभी हम लोग, मैं आपको ये दिखाने के लिए इनको ऐड ऑन किया है कि केस स्टडीज होती किस तरीके की हैं। तो यहाँ जितनी भी केस स्टडीज मैंने ली हैं वो मैंने यूपीएससी के पेपर से चूज की हैं, पर इस तरीके से चूज की हैं कि जिसकी, जो मुझे लगता है कि जिन केस स्टडीज की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में, आरपीएससी के लेवल के एग्जाम में भी बनती है, और हो सकता है कि उस सिमिलर लाइंस पे एक क्वेश्चन आपको आ जाए। तो बिफोर वी स्टार्ट, आज हमारे साथ माधुरी जी भी जुड़ रही हैं। माधुरी जी ने भी मल्टीपल टाइम्स आईएएस इंटरव्यूज दे रखे हैं एंड शी इज वेरी गुड विद द केस स्टडी। माधुरी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं इस इंट्रोडक्टरी बात में? उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करना शुरू करते हैं। जी सर, जैसा कि आपने तो बता ही दिया है स्टूडेंट्स को कि इसका मेन पर्सपेक्टिव क्या है केस स्टडी डालने का। यूपीएससी में तो पहले से ही है कि स्टडी आरएएस में डालने का मतलब ये है कि एग्जाम में देखना चाह रहे हैं कि आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, क्योंकि आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जब जाना है तो अल्टीमेटली आपको डिसीजन लेने हैं। वहाँ वहाँ आपकी थ्योरी की नॉलेज नहीं देखी जाएगी, एग्जाम के थ्रू वो सब चीज़ देख ली जाती है, लेकिन अल्टीमेटली आप कैसे डिसीजन लेते हैं इसीलिए केस स्टडी रखी गई है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि हम जैसे भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, देन मेन बॉडी और एक कंक्लूजन। तो केस स्टडी में भी हमें सेम यही पैटर्न फॉलो करना होता है। बस ये है कि उसमें आपको डिसीजन देने होते हैं और ध्यान रखना चाहता है कि केस स्टडी में आपको प्रैक्टिकल होकर आंसर देने होते हैं, ना कि बुकिश लैंग्वेज में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सर आप और कहिए, कुछ कहना चाहेंगे तो? अब केस स्टडीज को जब अपन स्टार्ट कर रहे हैं, अपन जब डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन सी चीजें, जैसे एक ओवरव्यू तो आपको बताया भी खेम जी, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है तो बाद में भी आप पूछ सकते हैं, और कुछ ऐसा है अर्जेंट है जिसपे मेरा इंटरवेंशन चाहिए तो आप प्लीज ग्रुप में डाल दें। जो केस स्टडीज हैं उन केस स्टडीज को अप्रोच कैसे करना है, जैसे अगर एक ब्रॉड आउटर फ्रेमवर्क देखें
तो इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरीके का आता है। खेम सैनी जी, मैंने आपको अलाउ किया, फटाफट 1 मिनट में अपनी बात बताइए, क्या करना चाह रहे हैं। इसमें जैसे डिफरेंट डायलेमास में अपनी अप्रोच क्या होनी चाहिए, वे ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए, उसको जैसे एज ए पर्टिकुलर जैसे कोई सिचुएशन दे दी तो उसमें वो अपन डिटेल में भी देखते हैं, वो अभी अपन सारी चीजें डिटेल में देखेंगे, अभी तो बहुत बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी बात बोल रहा हूं मैं। तो अब केस स्टडीज को अप्रोच करने के लिए, जैसे माधुरी जी ने एक बात बोली कि आपको इंट्रोडक्टरी और उसका मेन बॉडी, उसका कंक्लूजन पार्ट, हालांकि ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जा रहा है। तो पहले तो अपन देखते हैं कि क्वेश्चंस किस किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं केस स्टडी में पूछे जाते हैं जनरली। तो यहाँ आपके साथ में मैंने जो पीडीएफ शेयर की है उसके अंदर 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने यहाँ पे एड ऑन किए। पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रिलेटेड है एक ऐसे सिनेरियो से जब आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आरटीआई के अंदर हो और आपके सामने कुछ सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जिसमें आप ये देखते हो कि जो आरटीआईज लगाई जा रही हैं वो आरटीआई का मकसद और आरटीआई का जो पर्पस है लगाने का, वो कई बार ऐसा भी होता है कि वो किसी डेलिब्रेट अटेम्प्ट के तौर पे या किसी पर्पसफुली किसी चीज को, पर्टिकुलर चीज को हिंडर करने के लिए या एक्सटॉर्शन का एक फॉर्म बनाने के लिए आरटीआईज लगाई जाती हैं। तो उस सिनेरियो में आपके पास में आप किस तरीके से जेन्युइन और नॉन जेन्युइन एप्लीकेशंस को सेपरेट करेंगे। तो मतलब दिस इज वन एग्जांपल ऑफ कि किस तरीके से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो डे टू डे लाइफ में एक एडमिनिस्ट्रेटर फेस करता है आपके सामने पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ जो अगर अपन सेकंड एस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि गिव मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ योर सजेशन। मोस्ट ऑफ द जगह आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें या तो आपको ऑप्शंस दिए हुए होंगे कि कौन कौन से पॉसिबल ऑप्शंस हैं, या आपसे पूछा जाएगा कि आप ऑप्शंस बताएं कि कौन कौन से ऑप्शंस आपको लगता है कि ठीक रहेंगे और कौन से ऑप्शंस क्यों बेहतर है। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ क्वेश्चन में इन्होंने सीधे सीधे दे दिया कि क्या आप सजेशंस मांग रहा है मेजर्स के, तो मतलब आपको ऑप्शंस बताने हैं, ऑप्शंस आपको दिए हुए नहीं है। तो जब भी हम कोई केस स्टडी स्टार्ट करेंगे, कमिंग बैक टू द बेसिक पॉइंट, जब भी हम कोई केस स्टडी स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला स्टेप, स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन। स्टेक होल्डर मतलब हितधारक, कि कौन पर्टिकुलर उस केस स्टडी में इन्वॉल्व है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है और किन किन एस्पेक्ट्स पे इम्पैक्ट होगा, वो जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे, सेकंड चीज जो आएगी वो होगी कि जब हमने ये स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई कर लिए, अब इसके बाद में एथिकल डिलेमास क्या हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं, कौन सी ऐसे एथिकल डायमेंशंस हैं जहां पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट और जनरेट हो रहा है। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, बेस्ड ऑन दोज एथिकल, अब हम, वॉइस इज नॉट क्लियर, बाकी सबके साथ भी कुछ ऐसा इशू आ रहा है क्या? मेरी वॉइस में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या? यस नो डिस्टर्बेंस है? डिस्टर्बेंस है क्या? हाँ हाँ में जवाब देंगे तो मैं मानूंगा कि आ रहा है। अच्छा, आ रहा है। जस्ट ए सेकेंड। ओके, just a second, let me change the, ठीक है। अब वॉइस तो क्लियर होगी मेरे ख्याल से अब तो। ओके, तो जो मैं स्टेप नंबर आपको 2 मैंने बताया था कि एथिकल डिलेमास कौन कौन से होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना। तीसरा स्टेप जो है कि उन
आइडेंटिफाइड एथिकल डिलेमास के बेस पे कौन कौन से ऑप्शंस और अप्रोचेस आप ले सकते हो। अब उसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यूटोपियन आइडियाज भी होने चाहिए, साथ ही साथ में आपके प्रैक्टिकल आइडियाज भी उस पूरे सिनेरियो में होने चाहिए। जब वो होंगे तो ही आप उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे। हर ऑप्शन का मेरिट डिमेरिट ये दो तो एस्पेक्ट आपको ऐड करने ही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो डीमेरिट है उस डीमेरिट को भी अगर हम ओवरकम कर सकें, ऐसे कोई मेजर्स आपके पास में हो तो आप उसको जरूर मेंशन करिए। ये हो गया थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप इज वे फॉरवर्ड कि अब आगे क्या, आप किस तरफ पर्टिकुलरली जा रहे हैं, कंक्लूजन में क्या जा रहा है। कई बार ऐसा भी सिनेरियो आएंगे कि आपको सिर्फ वो ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि इनमें मेरिट डिमेरिट बताइए, तो उसमें आपको कंक्लूजन देने की जरूरत नहीं है। अगर वो पूछे तो वो इट डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन कि किस तरीके का अप्रोच अपने को रखना है। तो अभी अपन ने ये तो हो गई ये 4 स्टेप्स। ये 4 स्टेप्स आपके गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप इन 4 स्टेप्स को ढंग से फॉलो करते हैं तो आप किसी भी जो केस स्टडी का आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। अब अपन देखते हैं केस स्टडी। तो पहली केस स्टडी तो अपन ने देखी। अब आप जो फर्स्ट केस स्टडी आपके सामने है उसको मैं हिंदी में भी दिखा देता हूं। इसमें फटाफट मुझे बताया कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इस केस स्टडीज में है। फटाफट बताइए कि कौन कौन से केस स्टेक होल्डर्स हैं। वीडियो पॉज सर, वीडियो में क्या इशू आ रहा है मेरे को, आई डोंट। जस्ट ए सेकेंड यार, वापस से मैं रीशेयर करता हूँ मेरी स्क्रीन अगर कुछ ऐसा इशू आ रहा है तो। आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। कैन यू सी इट नाउ? ओके, प्लीज राइट स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर मैंने बताया आपको कि स्टेक होल्डर कौन होते हैं, कि जिसका इन्वॉल्वमेंट होता है उस पर्टिकुलर सिनेरियो में और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। पीआईओ, सिटीजन्स, नितिका ने डाला है एक्टिविस्ट। यस राइट। और कोई इसमें, कोई इस लिस्ट में कोई ऐड ऑन करना चाहेगा? क्विक क्विक, बहुत सारे पॉइंट्स हैं आगे डिस्कस करने के लिए।
जेन्युइन इन्फो सीकर, पीपल विद मेलिफाइड इंटरेस्ट, हाँ वो आपने एक स्टेक होल्डर्स को जो सीक कर रहे हैं आरटीआई का, उसको आपने ब्रेक कर दिया। पीपल विद इन ऑर्गेनाइजेशन, पीआईओ, ठीक है। तो मतलब अगर हम देखें तो सबसे पहला तो खुद वो पीआईओ, आरटीआई एक्टिविस्ट, जेन्युइन इनजेन्युइन दोनों तरीके के, या सिटीजन, कॉमन सिटीजन जो इंफॉर्मेशन सीख कर रहा है, सोसाइटी एज ए लार्ज, यस, गवर्नमेंट जो है वो अपार्ट फ्रॉम। तो ये कुछ बेसिक स्टेक होल्डर्स हैं जो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हैं। अब आपके पास में एथिकल डिलेमास किस तरीके के आएंगे वो भी अपन आगे चल के देखते हैं। पहले फर्स्ट एक्सरसाइज जो अपने स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन की एक्सरसाइज थी वो अपन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप अपना देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन है कि अगर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे तो ओके, अदरवाइज मैं पढ़ देता हूं कि आप एक रेस्क्यू ऑपरेशन को हेड कर रहे हैं, कहीं पे एक सीवियर नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, हजारों लोग जो हैं वो होमलेस हो जाते हैं, खाना वाना नहीं मिलता है उनको और वो फंस जाते हैं। अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो हैवी रेनफॉल की वजह से डिसरप्ट हो जाता है, मतलब जो सप्लाई चेन है वो डैमेज हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट रेनफॉल। जो लोकल लोग हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत थी, वो जब उनको डिलेड रिस्पॉन्स मिलता है तो गुस्सा हो जाते हैं। जब आपकी टीम वहां पहुंचती है तो उनको धक्का वक्का भी देते हैं, उनको असॉल्ट भी करते हैं, तो जिसमें आपकी टीम का एक मेंबर जो है वो इंजर हो जाता है। अब आप ऐसे क्राइसिस में आप उस टीम को लीड कर रहे हैं, तो और आपके टीम मेंबर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि ये इस तरीके की सिचुएशन है जहां पे हमें ये रेस्क्यू ऑपरेशंस बंद कर देने चाहिए बिकॉज पीपल आर नॉट सपोर्टिंग अस। अब आपके सामने ये सिचुएशन है, what will be, how will you approach and what are the qualities which should be there in that public servant जो उस पर्टिकुलर सिनेरियो को फेस कर रहा है। तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहला जो मैंने आपसे कहा था स्टेप, वो स्टेप नंबर 1 है। नंबर 1, स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करिए। स्टेक होल्डर्स क्या क्या होंगे, फटाफट रिस्पॉन्स देखो जितनी जल्दी होगे, क्योंकि आपके पास है तो 9 मिनट ही। इंजर्ड पीपल, हाँ। तो देखो अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो जो लोग फंस गए हैं, जो अफेक्टेड हुए हैं, वो लोग पे आप खुद, तीसरी आपकी टीम, चौथा गवर्नमेंट एज ए होल, फिफ्थ सोसाइटी एज ए होल, सिक्स्थ मीडिया, क्योंकि मीडिया भी एक ऐसा है जो आपको इम्पैक्ट करेगा। तो मतलब दीज आर द स्टेक होल्डर्स विच कम्स इनटू द प्ले जब हम इस पर्टिकुलर सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। तो अभी इस सेम सिचुएशन में देखो अभी क्या होगा, प्रैक्टिकल सिचुएशन है जहां पे एडमिनिस्ट्रेटर का लॉ एंड ऑर्डर का भी काम है, वहां डिजास्टर रिस्पांस में जो रिलीफ पहुंचाने वाले का जो रोल है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो वाला भी काम है, और एक ह्यूमेन अप्रोच के साथ में जहां एक डिलेमा है कि अपना प्रोफेशनल एथिक्स और अपना पर्सनल एथिक्स दोनों इंटरवीन कर रहा है, बिकॉज आपको अपनी टीम को भी सपोर्ट करना है, आपको अपनी टीम को भी मोटिवेटेड रखना है, और साथ ही साथ में उस एग्रीड जो जनता है उसको भी सपोर्ट और हेल्प करनी है कि ताकि वो उस पर प्रेशर और उस पर जो प्रॉब्लम फेस कर रही है उसको अपन कम कर सकें। तो अब अपन चलते हैं तीसरी सिनेरियो पे। अब देखो तीसरा जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड ऑन किया क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है जहां पे ऑप्शंस या कुछ स्टेटमेंट्स आपको दे दिए और आपको उनको पूछा जाए कि इन स्टेटमेंट्स को मेरिट डिमेरिट में आप करिए। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो थर्ड जिसमें आपको ऑप्शन लिखने थे वो ऑप्शन वहां ऑलरेडी आपके सामने दे दिए। अब तो आपको उन ऑप्शंस को जज करना है, उनको मेरिट डिमेरिट पे उनको एक्सप्लोर करना है कि वो उनका कैसा रहा।
तो ये एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन है जो अगेन आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें अब इसको आप पढ़ लीजिएगा, बाद में अपन इसको एक बार इंडिविजुअली एक एक केस स्टडीज को बाद में जब करेंगे तो अपन इनको हर केस स्टडी को देखेंगे। ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर पॉसिबल उनको दिखाने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन मेरे थोड़ा ऐड किया गया। एक चौथा क्वेश्चन है जो अगेन विच आई फील इज अ वेरी जेन्युइन एंड जेनरिक सिचुएशन, जो फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग भी बहुत बार फेस करते हैं कि आप कोई सोशल सर्विस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के इंचार्ज हैं, स्पेशली पेंशन वाली स्कीम्स जो हैं, सोशल सिक्योरिटी पेंशन, उसमें ये बहुत तरीके का डिलेमा हमेशा आता है। आपके सामने कोई एक ऐसी ओल्ड लेडी आई है जो बहुत ज़्यादा फ्रेल है, उसके पास में कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है, बहुत पुअर है, उसको कोई सपोर्ट करने वाला, गाइड करने वाला भी नहीं है। अब डिलेमा है कि क्या आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उसको हेल्प करेंगे, उसको आप जो है किसी तरीके से उसको बेनिफिट्स पहुंचा सकते हैं, या आप रूल बुक के हिसाब से चलेंगे, या व्हाट आर दी एरियाज, व्हाट आर दी एवेन्यूज और व्हाट आर दी ऑप्शंस विच इज अवेलेबल टू यू, जिसको आप कंसीडर करेंगे। तो ये एक एस्पेक्ट है। ये मुझे लगता है कि इस तरीके के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो इट इज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। तो अब ये देखो, इसमें दो क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने लास्ट में एक सिचुएशन देके कि रैशनल वे टू सॉल्व दिस डिलेमा क्या होगा, और आपके हिसाब से वो क्यों रैशनल है। मतलब आपने ऑप्शन आइडेंटिफाई किया और ऑप्शन जो आइडेंटिफाइड ऑप्शन था उसका मेरिट डिमेरिट जो हमने पहले कहा था कि थर्ड स्टेप में आपको करना है, वही चीज इन्होंने यहाँ पूछी है। तो आप बेसिकली जो 4 पॉइंट्स का फ्रेमवर्क अपन ने स्टार्ट में डिस्कस किया है गोल्डन रूल के नाम पे, उन 4 पॉइंट्स के फ्रेमवर्क पे ही पूरी की पूरी केस स्टडीज जो है आगे चल रही है। 5th टाइप की क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन का तो नहीं है डायरेक्टली, बट एक सिनेरियो दे दिया, उसमें आपका मैनेजरियल रोल या एज ए एडमिनिस्ट्रेशन तो है बट नॉट एज ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसमें यहाँ आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, उसके अंदर एक जो वर्कर है उसकी ड्यूटी पे डेथ हो जाती है, ड्यूटी के दौरान उसकी फैमिली जो है वो कंपनसेशन डिमांड करती है। आपकी जो कंपनी है वो उसको कंपनसेशन डिनाई कर देती है। क्यों? क्योंकि वो कहती है कि ये जो ड्यूटी पे था तो ये ड्रंक था, तो इन्वेस्टिगेशन में ऐसा मिला है। तो अब इस बात को सुन के जो लेबर यूनियन है वो आपकी प्रोटेस्ट करती है कि नहीं, उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो अब चेयरमैन ऑफ द बोर्ड आस्क्ड यू फॉर द रिकमेंडेशन। अब आप रिकमेंडेशन किस बेसिस पे दोगे? अगेन, what recommendation you would provide to the management, discuss the merits and demerits of each of the recommendation. I want you to identify the stakeholders. हालांकि मैंने लिख भी दिए हैं कुछ तो यहाँ पे, but फिर भी I want you to go and write few of the stakeholders in this particular scenario. Quick. This is the 5th type of question, जो which I feel कि जो set of क्वेश्चंस, जो टाइप ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चंस अगर आपको दिमाग में रखने चाहिए तो उसमें से एक ये है। तो आप फटाफट रिस्पांस दें कि कौन कौन से टाइप के पॉसिबिलिटीज हैं स्टेक होल्डर्स में। क्विक, अभी तो अपन ने स्टार्ट भी नहीं किया है डिस्कशन। प्रेशर ग्रुप, डाइट पर्सन, हिज फैमिली, यस, लेबर यूनियन, मैनेजमेंट, डिसीज पर्सन। देखिए, मोदी जी कह रहे हैं कि सुपरवाइजर भी एक स्टेक होल्डर होगा, बिकॉज उसकी सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस बात को इंश्योर करना कि जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी लोग काम पे आ रहे हैं, वो कंपनी के रूल्स और एथिक्स को फॉलो करें। तो एग्जैक्टली द आइडिया अगेन एज आई सेड इज टू आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। तो ये कुछ 5 टाइप के मैंने आपको सिनेरियोज बता दिए कि जिसपे जिस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ बन सकते हैं, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शंस दिए हुए हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस बनाने होंगे।
कि कौन कौन से तरीके के एवेन्यूज होंगे, और हर क्वेश्चन में मेरिट, डीमेरिट, और कहीं जहां पे पूछा गया होगा वहां पे आपको कंक्लूजन भी देना होगा, मतलब वे फॉरवर्ड। तो अब ये तो हुई बात कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस किस तरीके के पूछे जा सकते हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो अब जहां से अब मेन इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है। स्टेक होल्डर्स तो आपने देख लिए कि स्टेक होल्डर्स कैसे डिसाइड करते हैं। इसमें एक और पेस्टल एनालिसिस मैंने यहाँ जानबूझकर जोड़ा है, क्योंकि पेस्टल जो है वो आपके एथिक्स की केस स्टडी तक ही नहीं, आपके दूसरे जो एग्जाम्पल का जो मतलब पेपर्स हैं जीएस के, उसमें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सिनेरियो को अगर आप को पॉइंट सोचने हैं तो एटलीस्ट दीज आर दी एंगल्स जिस पे आप सोच सकते हो। P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर एनवायरमेंटल, L फॉर लीगल। ठीक है, एटलीस्ट इतने तरीके के डायमेंशंस में अगर आपने एक एक दो दो पॉइंट्स भी सोच लिए तो यू विल बी एबल टू राइट गुड आंसर्स। तो आपका आंसर वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उसमें इतने डायमेंशंस आ जाते हैं। तो ये पेस्टल एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट था। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि पहले तो अपन ने कहा कि आप स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई कर लीजिए। आपने स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई कर लिए, अब किस किस तरीके के एथिकल डिलेमास किसी पर्सन के सामने आ सकते हैं। कुछ एथिकल डिलेमा, जो मेजर एथिकल डिलेमास हैं, उसको मैंने यहाँ एनलिस्ट करने की कोशिश की है। उसको फटाफट ब्रीफ में देखते हैं कि कैसे कैसे आ सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे आपको सिनेरियोस पता चलेंगे कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपन ने क्वेश्चन देखा था कि जिसके अंदर मैं टीम लीड कर रहा हूँ, डिजास्टर हो गया है, डिजास्टर में वहां उनको सर्व करने जाते हैं तो वहां लोग हम पे पत्थर मारते हैं, हमारी टीम जो है कोई घायल हो जाती है और टीम हमारी बैकआउट करने की बात करती है। अब मेरे सामने चैलेंज क्या है कि मेरे को मेरी टीम को भी मोटिवेट करना है, मेरे को टीम को प्रोटेक्ट भी करना है, और साथ ही साथ में जो एग्रीव लोग हैं, जो मतलब जो जहां फंस गए हैं जो लोग, उनकी हेल्प करना भी मेरा प्राइम रोल है। मेरे को उनकी तरफ मैं नेगेटिव सेंटिमेंट्स नहीं रखूं, मैं उनकी तरफ उनकी सिचुएशन में जाके अपने आप को रखते हुए देखते हुए डिसीजन लूं, तो उसमें मेरे को एम्पैथाइज भी करना पड़ेगा। एम्पैथी भी वहां पे रोल प्ले करेगी। तो जब मैं इन सारे डायमेंशंस को देखूंगा तब मैं ये डिसाइड कर पाऊंगा कि व्हाट शुड बी दी नेक्स्ट ऑप्शन। तो दीज आर कॉल्ड एज, ये जो सिनेरियोज हैं, ये जो द्वंद है आपके दिमाग में, ये द्वंद है एथिकल डिलेमास। तो कौन कौन से एथिकल डिलेमास होते हैं जनरली जो केस स्टडीज में आते हैं या कवर करते हैं, तो उसको अपन एक एक करके देखते हैं। तो पहला सबसे बेसिक जो डिलेमा आता है, जिसमें पर्सनल एडवांसेस वर्सेस पब्लिक बेनिफिट की बात होती है। जैसे आपको आदर्श स्कैम ध्यान होगा। आदर्श स्कैम में क्या हुआ कि उसको बनाया तो इस तरीके से था, आदर्श सोसाइटी जो बनाई जा रही थी वो वॉर में जो अफेक्टेड लोग थे या वॉर में जो शहीद हो गए थे उनके लिए एक हाउसिंग सोसाइटी क्रिएट की गई थी। बट अल्टीमेटली वो हुआ क्या कि मिलिट्री के टॉप नोच ऑफिसर्स हैं या पॉलिटिकल एरिना से जो लोग हैं या बिजनेस ब्यूरोक्रेटिक उसमें जो हेड कर रहे थे, उन लोगों ने अपने फ्लैट्स ले लिए। तो बहुत सारे सिचुएशंस में आपके सामने इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी जहां आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि पब्लिक बेनिफिट को ज्यादा बेहतर तरीके से देखा जाए या पर्सनल एडवांसेस को बेहतर देखा जाए। तो ये एक सिंगल फर्स्ट तरीके का आपके सामने एथिकल डिलेमा है जो आता है। सेकंड, प्रोफेशनल एथिक्स वर्सेस पर्सनल एथिक्स। जैसे मैंने अभी कहा कि टीम को बचाना है, टीम को भी मोटिवेट करना है, टीम को भी प्रोटेक्ट करना है, साथ ही साथ में ग्रेटर गुड, मेरे को प्रोफेशनल जो कमिटमेंट है कि मेरे को एज ए डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम के तौर पे जो काम करना है उसको भी कंप्लीट करना है। तो ये चैलेंज है दोनों तरफ का। तो ये एक तरीके का डिलेमा है। अगेन ये डिलेमास आपको इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आप उन सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करे, कि पता चले आपको कि किस तरीके का डिलेमा उसके सामने आ रहा है। क्योंकि जब तक आप डिलेमा आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक आप बेटर ऑप्शन नहीं लिख पाओगे। अभी इसके बाद अपन ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे। फिर तीसरा, जैसे डिलेमा एक तरीके का है कि जिसमें ऑनेस्टी वर्सेस पॉलिटिकल प्रेशर। कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा होता है किसी चीज को करने के लिए। अगर आप उसमें ऑनेस्ट बिहेवियर करते हो या नॉन पार्टीसनशिप को अपनाते हो तो आप पॉलिटिकल प्रेशर को झेलने के लिए आपको रेडी भी होना पड़ता है। मतलब हो सकता है कि आपको ट्रांसफर्स या किसी तरीके का थ्रेट
फ्यूचर में आए। तो ये एक अगेन डिलेमा है। तो यहाँ पर इस डिलेमा में भी एडमिनिस्ट्रेटर को ये सोचना पड़ता है कि वो किस तरीके का डिसीजन ले, व्हाट शुड बी दी प्रैक्टिकल अप्रोच, जिससे उसके दोनों तरीके के हित हो सकें। अब इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि वो दोनों तरीके के हित करने हैं या नहीं करने हैं, या आप कई बार अशोक खेमका वाले स्टैंड को लेते हैं कि जिसमें आपने एक बार अगर डिसाइड कर लिया कि नहीं, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट रैशनल, और दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, और दिस इज नॉट मॉरल, तो एथिकली रॉन्ग है, तो मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करूंगा। तो उसको फिर क्या होता है कि उसको पॉलिटिकल प्रेशर झेलना पड़ता है, उस पर बहुत तरीके के एक्शंस होते हैं। बट वो एक कॉम्प्रोमाइज है, वो एक डिसीजन है, वो एक चॉइस है जो इन एथिकल डिलेमाज में किसी पर्टिकुलर इंसान ने ली होती है। तो यही एथिकल डिलेमाज हम समझेंगे तब हमारे को समझ में आएगा। जैसे नेक्स्ट पॉइंट ही वही है, पॉलिटिकल वेंडेटा वर्सेस ट्रांसफर, है ना। फिफ्थ पॉइंट है वर्क वर्सेस लाइफ। कई बार ऐसा होता है कि जो लाइफ मतलब आपका जो पर्सनल प्रोफेशनल बैलेंस है वो बिगड़ने लग जाता है। कई सिचुएशंस में एडमिनिस्ट्रेटर्स को इस तरह पूरे रात भर काम करना पड़ता है, या पूरे दिन भर अपने टाइम देना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होने लग जाती है। तो अब उनको कई बार आपको इस तरीके के सिनेरियोज भी जो है केस स्टडी में देंगे कि जहाँ पे कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको चॉइस लेनी होगी, जहाँ आपको अपनी फैमिली और अपने प्रोफेशन के बीच में कुछ चूज करना होगा, जिससे ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है जिससे किसी कोई स्टेप से आपकी फैमिली वाले आपके हर्ट हो जाए, या आपकी डायरेक्ट फैमिली अफेक्ट हो जाए। कॉन्शियसनेस का क्राइसिस जो है वो भी एक एथिकल डिलेमा है कि हम कोई चीज करना तो नहीं चाहते हैं, हमारा जमीर तो नहीं मान रहा है, बट उस सिचुएशन में हमारे को कुछ ऐसा स्टेप लेना पड़ रहा है जिसमें हम नहीं चाहते हुए भी वो चीज कर रहे हैं। आपने गंगा जल मूवी देखी होगी, तो उसके अंदर एक डिलेमा होता है उनके सामने की जो पूरी सोसाइटी है, वो सोसाइटी तो एग्रेशन को और वायलेंस को सपोर्ट कर रही होती है, बट वो जो एसपी अमित कुमार होते हैं उनके लिए एक चैलेंजिंग वो होता है, क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस जो कंसाइंस जो है वो मानता नहीं है कि भाई मैं इस चीज को सपोर्ट करूं, दिस इज नॉट राइट, तो वो उस चीज के अगेंस्ट जाते हैं। तो ये डिलेमा है। फिर कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपको सीक्रेसी वर्सेस ट्रांसपेरेंसी का बैलेंस भी रखना पड़ता है। कुछ डॉक्यूमेंट और कुछ जैसे बजट बन रहा है, तो अब बजट बन रहा है तो एक तरफ तो सरकार कहती है कि उसको ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए, दूसरी तरफ जो स्टेप्स या जो अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं उसको वो सीक्रेट भी रखती है। तो क्योंकि वो अगर वो सीक्रेट नहीं रखे तो एक तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग की बात हो जाए, और उसके हिसाब से मार्केट पे बहुत इंपैक्ट होता है। तो ये भी एक बैलेंस है, ये भी एक डिलेमा है जो जिसके बीच में एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है। रिट्रीब्यूशन वर्सेस रिफॉर्मेशन। जेजे एक्ट की जैसे हम बात करें तो जेजे एक्ट के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं, तो हमारा ये कोर जो आइडिया है कि हम जिसके ऊपर भी कोई समाज में जो सजा दे रहे हैं या जो कोई स्टेप उठा रहे हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि वो वापस से बेहतर होके अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी सके और एक अच्छे से पार्ट बन सके वापस सोसाइटी का। तो वो स्टेप भी है। तो अब कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ सिनेरियो में बहुत, जैसे निर्भया का केस है, तो वहां अगर नहीं भी चाहते हैं तब भी लोगों की डिमांड जो थी वो ये थी कि जो है फांसी की सजा दी जाए। तो मतलब इस तरीके के डिलेमा आपके सामने केस स्टडीज में आएंगे, उनको आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ की डिबेट जो बहुत फेमस डिबेट है, जो जगदीश भगवती वर्सेस अमर्त्य सेन की डिबेट, कि जिसमें जगदीश भगवती कहते हैं कि पहले पैसा कमा लेते हैं, उसके बाद जो सोशल वेलफेयर के काम है वो होने चाहिए। वहीं अमर्त्य सेन कहते हैं कि नहीं, अगर आप वेलफेयरिज्म की तरफ जाओगे नहीं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा ही नहीं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा ही नहीं तो आप पैसा कैसे कमाओगे बहुत लॉन्ग टर्म में। तो वो एक डिबेट है, वो बीच में बैलेंस है। तो कई बार ऑप्शन में आपको जो जैसे यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट है कि मैक्सिमम देखना है या मैक्सिमम का बेनिफिट देखना है, तो ऐसे सिनेरियोज भी आपके सामने आएंगे। मीन्स वर्सेस एंड की अगर मैं बात करूं तो गांधीयन फिलॉसफी के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है वो कई बार आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट लेता हूं क्योंकि हम ऑप्शंस को डिस्कस नहीं कर पाएंगे ज्यादा। एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी प्लस इनर वर्सेस इनर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे जो मैंने कंसाइंस की बात करी वो चीज हो गई। स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी भी कई बार मैटर करती है। कई बार ऐसा होता है कि
आपके सामने जैसे कोरोना वाला सिचुएशन आ गई, कोरोना वाली सिचुएशन के अंदर आपको क्विक रिस्पांस देना है, उसमें कई बार ऐसे भी लोगों को बेनिफिट चला जाता है जिनको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए था, पर हम लार्जर गुड में ये देखते हैं कि क्या चीज अभी इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट टर्म में हमारा प्राइम फोकस बेनिफिट्स पहुंचाना है, तो अगर 4 लोगों को ज्यादा मिल भी गया तो चलता है, बनस्पत के ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो जेन्युइन 4 लोग थे वो छूट गए और बाकी लोगों को मिल गया। तो ये भी एक अगेन डिलेमा है कि उसमें किस तरीके से स्टेप उठाया जाए। ऑनेस्टी वर्सेस इंटीग्रिटी, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, ये बहुत जेनरिक से वो है। नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, ये कई बार अभी का फरवर है, तो अभी कई बार इस तरीके से बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि नेशनलिज्म, अल्ट्रा नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को भी अगर हम देखें तो उसमें भी एक वो होगा कि आपको किस तरीके की चीज उठानी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप मिलिट्री की किसी स्टेप का विरोध करते हैं, तो एक धड़ा जो है वो उसका अपोज करेगा आपका, और एक धड़ा हो सकता है जो लिबरल माइंडसेट रखता हो, जो इस बात को पक्ष में रखता हो कि जिसमें आपके हिसाब से वो बेटर एक डेमोक्रेटिक सेटअप का जो है वो स्ट्रेंथ है कि हम लोग इस बात को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये अगेन एक डिलेमा है जिसमें आपको एक ऑप्शन देना पड़ेगा कि किस तरीके का ऑप्शन आप प्रेफर करोगे। मतलब ये वो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो हम डिस्कस करते जा रहे हैं, जो आपको एक केस स्टडी में मिलेंगे कि इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो केस स्टडीज में आएंगे। बिहेवियर वर्सेस एटीट्यूड का हो गया, पनिशमेंट वर्सेस रिवॉर्ड का हो गया, कोई जैसे अभी अपन में स्विफ्ट रिस्पॉन्स वर्सेस फॉलोइंग एसओपीज का, मतलब जैसे आपका वो फीमेल वाला जो सिनेरियो भी अपन ने डिस्कस किया था, जिसमें ओल्ड लेडी आती है और जिसको पेंशन नहीं मिल रही होती है और जिसको सोशल सिक्योरिटी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल रहा होता है, तो वहां आप उस सिचुएशन में उस लेडी की पर्टिकुलर कंडीशन देख के उसको इमीडिएट हेल्प करने की कोशिश करेंगे, या आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने की बात करेंगे। तो उस डिलेमा के आधार पे आपका ऑप्शन बनेगा कि किस तरीके के ऑप्शंस आपको लेने होंगे। एम्पैथी वर्सेस एफिशिएंसी की अगर अपन बात करें, है ना, तो अगेन जो अभी अपन ने सिनेरियो देखा था डिजास्टर से रिलेटेड, उसके अंदर इस तरीके की चीज आएगी। पब्लिक यूटिलिटी फॉर पर्सनल गेन्स, है ना, जैसे अब फॉर एग्जांपल एक इससे पहले एक जो केस स्टडी देख रहे थे उसके अंदर आप एक ऑप्शन देखेंगे, अभी आप जब वापस उसको गो थ्रू करेंगे, कि जहां ये बात कर रखी है कि कैसे पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर छोटे मोटे गिफ्ट्स अगर किसी सिविल सर्वेंट को मिलते रहते हैं तो इट शुड बी एन ओके थिंग, मतलब शुड इट बी एन एक्सेप्टेबल थिंग फॉर दैट सिविल सर्वेंट, है ना। तो जैसे अभी एक बहुत सिंपल सी चीज है कि स्टेशनरी जो है वो बहुत ओवर यूज्ड होती है, अगर अपन गवर्नमेंट के सेटअप्स को देखें, इनएफिशिएंटली यूज करते हैं, और उसको मतलब यूज भी क्या करते हैं, वो तो अपने घर भी ले जाते हैं लोग। तो वो बहुत रैम्पेंट बड़ा करप्शन नहीं है, बट अगर उस करप्शन के वॉल्यूम को देखेंगे तो अपन जो लार्जर सिनेरियो में देखेंगे तो वो बहुत बड़ा करप्शन बन जाता है। तो इस तरीके के एस्पेक्ट्स जो हैं वो आपके सामने आएंगे, जो डिलेमाज हैं वो आपके सामने आएंगे, जिसपे बेस पे आपको स्टेप लेना होगा। तो आई होप कि ये कुछ जो आइडेंटिफाई किए हैं ये आपको समझ आए होंगे। ये लिस्ट फुल प्रूफ लिस्ट नहीं है, आप इसमें अपनी चीज और एड ऑन करते जाइएगा, जैसे जैसे केस स्टडीज करते जाएंगे आपको भी डायमेंशन समझ में आएंगे, वो आप लिखिएगा। ये इंडिकेटिव है, क्योंकि सारे टाइप के डिलेमास को लिख पाना पॉसिबल नहीं है। तो आई होप यहां तक बात क्लियर है। यस, नो, क्विक, सो तो नहीं गए? ग्रेट, इतने सारे लोगों को यस यस बोल रहे हैं। मैं अभी फिर बाद में अपन केस स्टडी डिस्कस करेंगे, फिर मैं पूछूंगा कि डिलेमास कौन कौन से थे। एनीवेज, अब अपन चलते हैं, जैसा मैंने वो आप मुझे बताना सौरभ, एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी वर्सेस कंटिन्यूअस अकाउंटेबिलिटी, इसका ये क्या होता है, इसको आप लोग लिखना इसके बाद, नहीं तो फिर एंड ऑफ द जैसे ही खत्म होगा उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कि अभी मैंने आपसे कहा था कि 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन, दूसरा स्टेप आपका एथिकल डिलेमा आइडेंटिफिकेशन, कि कौन कौन से डिलेमाज होंगे, तीसरा स्टेप
विल बी योर ऑप्शंस, जिसमें आप उनकी मेरिट, डीमेरिट और डीमेरिट का भी अगर कोई मेजर ले सकते हैं तो वो कौन से होंगे। इन तीनों चीजों को अपन ने यहां देखा था कि ये तीन चीजें आपके उसमें आंसर में होनी चाहिए। फोर्थ स्टेप विल बी योर वे फॉरवर्ड। तो अभी अपन ने 2 स्टेप देख लिए, स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन, दूसरा एथिकल डिलेमास, किस किस तरीके के एथिकल डिलेमास वहां हो सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड एस्पेक्ट, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं, मतलब व्हाट आर दी ऑप्शंस अवेलेबल टू, जो आप अपने आंसर्स में सोच सकते हैं, मतलब आपको जो मैं डायमेंशंस दे रहा हूं कि किस किस तरीके से आपको सोचना चाहिए। तो नाउ लेट्स मूव टू ऑप्शंस। इस ऑप्शंस को भी मैंने 3-4 तरीके से बांट लिया है ना। जैसे उसमें अगर सिटीजन सेंट्रिक है तो किस तरीके से होगा, ऑफिशियल जो अगर ऑफिसर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो उसमें किस किस तरीके के ऑप्शंस हमारे को देने की जरूरत है ना। तो पहला जो सबसे पहली जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो ऑप्शंस दे रहे हैं, अगर आप सिटीजन सेंट्रिक बात कर रहे हैं तो वहां पे आप लोगों को, जनता को उस आंसर के केंद्र में रखें। मतलब इट शुड बेनिफिट देम, इट शुड बी इन फेवर ऑफ द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इट शुड बी इन द फेवर ऑफ आइडिया ऑफ पार्टिसिपेशन, है ना। तो जनरल गुड, ग्रेटर गुड की तरफ जो है आपका ऑप्शन होना चाहिए। दूसरी अगर अपन बात करें कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या किसी भी सिस्टम की बात करें तो वहां एटलीस्ट मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो हैं सिटीजन चार्टर के फॉर्म में वो उनके द्वारा इंश्योर करे जाने चाहिए। तो जब आपको मान लो कोई सिचुएशन दे दी, ये अब इन ऑप्शंस को कैसे यूज करना है वो समझो। कोई सिचुएशन दे दी आपको और पूछा कि ये सिनेरियो है, इसमें ये केस स्टडी है, इस चीज में व्हाट आर दी ऑप्शंस अवेलेबल टू यू और व्हाट आर दी ऑप्शंस यू विल टेक, है ना। तो उन ऑप्शंस में आपको जो चीज सोचनी है, पहले अपन एथिकल डिलेमास देखे कि ये डिलेमा है, अब इनके आंसर्स क्या होंगे वो हम लिख रहे हैं, वो हम सोच रहे हैं। तो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो उन आंसर्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उन ओपिनियंस को, उन आइडियाज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि इस तरीके से हम सोच सकते हैं। हाँ विकास, हाँ विकास बोलो, कुछ कहना है आपको? क्विक अनम्यूट करके बोलिए विकास, इफ यू वांट टू से समथिंग, इफ नॉट प्लीज ड्रॉप ए मैसेज। अब मैं आपको वापस म्यूट कर रहा हूं, सॉरी। तीसरी चीज के आप इस तरीके का ऑप्शन भी दे सकते हैं कि सिटीजन चार्टर अगर इम्प्लीमेंटेड नहीं है या इम्प्लीमेंटेड है तब भी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड नहीं है, उसके अंदर ये चीज डिसाइड नहीं कर रखी है कि किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या अकाउंटेबिलिटी होगी, कितना टाइम है किसी चीज को करना है, तो ये आप उसमें एक सजेस्टिव मेजर में देख सकते हैं। चौथा एक एग्जाम्पल, जैसे कुछ चीजों में आप इनोवेट भी कर सकते हैं, मतलब योर आंसर शुड नॉट बी लिमिटेड टू व्हाट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू, इट कैन गिव सजेशंस जो आपके आगे की चीजों, जैसे फॉर एग्जाम्पल UIDAI का जब आइडिया ऑफ इंडिया, जब नंदन नीलेकणी ने किताब लिखी थी, तो उस किताब को लिखने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UIDAI लेकर आई थी, क्योंकि उस किताब में उसका ही आइडिया दिया गया था कि क्या वो करना चाहते हैं। जब 2013 आया तो उन्होंने उस आइडिया, जब UIDAI का एक बेस बन गया, आधार सब जगह कॉमन हो गया, तो उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी, बिलियन ड्रीम्स करके एक किताब थी, मतलब एग्जैक्ट टाइटल तो मेरे को याद नहीं है। वो किताब थी कि किस बेस पे, मतलब आप आधार को यूज करते हुए किस तरीके से उसको पब्लिक सर्विसेज को बेटर करने में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उसमें कुछ नए डायमेंशंस दे दिए। तो इसी तरीके से उन डायमेंशंस को यू कैन यूज इन योर आंसर इवन इफ इट इज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड इन योर स्टेट और योर डिस्ट्रिक्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट जैसे है सिटीजन रिपोर्ट कार्ड्स, है ना, जिसमें कंटिन्यूअस फीडबैक का सिस्टम जो है वो जैसे बेंगलोर में यूज किया जाता है, तो बेंगलोर म्यूनिसिपैलिटी में यूज किया जाता है। अगर आप स्वच्छ सर्वेक्षण देखेंगे, जो स्मार्ट सिटीज और क्लीन सिटीज के जो सर्वेक्षण हैं, तो उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलरली सिटीजन से अपने पॉइंट्स लेती है और उनसे एक आप ऐप के थ्रू अपने फीडबैक्स दे सकते हो। तो these can be the examples which you can put in your answer कि this can be the thing which can be done to make it better, to make it to improve it, है ना। सोशल ऑडिट एक ऐसा पॉइंट है जो
कई सिनेरियोज में जहां आपको पब्लिक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई केस स्टडी दे रखी होगी तो उसमें यू कैन सजेस्ट कि सोशल ऑडिट की जा सकती है। MKSS का बहुत फेमस, मजदूर किसान सेवा संघ का जो बहुत फेमस इनिशिएटिव था, अगर जिसमें ये कहा गया कि जब आपके पब्लिक डिपार्टमेंट ने कुछ बनाया है, उनकी चीजों को आप अगर एनालिसिस कर रहे हो, उनका जो ऑडिटिंग कर रहे हो, तो इट शुड हैपन इन फ्रंट ऑफ दी इन पब्लिक। इससे बहुत इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो है जिसका एग्जांपल उन्होंने दिखाया था। आप कभी सत्यमेव जयते शो देखिएगा, उसके अंदर MKSS में जो मेधा पाटकर का स्टोरी है, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि एक बजट घोषणा हुई, उसके अंदर वेटरनरी हॉस्पिटल जो है बनाने की घोषणा की गई और उसके लिए खूब सारा पैसा भी दे दिया गया। पैसा अनयूटिलाइज रहा। जब ऑडिट आई तो फटाफट ऑफिसर्स ने, जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स थे, उन्होंने क्या किया कि उस बात को लीपापोती करने के लिए, उस बात को हटाने के लिए मीडिया से, उन्होंने एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को ही दिखा दिया कि ये नया हॉस्पिटल हमने बनाया है। और उस हॉस्पिटल में भी उन्होंने वो चीज दिखाई कि 3rd फ्लोर पे उन्होंने बोर्ड लगा दिया कि ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। तो जो ऑडिट करने आया तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि मतलब आई एम सरप्राइज्ड, और मैं ये जानने का इच्छुक हूं कि वो 3रे फ्लोर पे गाय भैंसे जाती कैसे हैं। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि कैसे आप सोशल ऑडिट को यूज कर सकते हैं टू इम्प्रूव और टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट, और टू मेक पीपल अकाउंटेबल, टू मेक ब्यूरोक्रेट्स अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। चौथा मतलब इसमें एक और एडेड एडवांटेज, एक और नेक्स्ट स्टेप है कि 3rd पार्टी अप्रेजल भी आप सजेस्ट कर सकते हैं अपने ऑप्शंस में। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म कई जगहों पे की गई है। लोकपाल का जो आइडिया है वो भी इस तरीके के सिमिलर लाइन पे ही जो है वो आइडिया बना हुआ है। डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट कर सकते हैं आप। PRIs के बारे में कह सकते हैं। PRIs में जैसे 3F की बात होती है, फंड्स, फंक्शन एंड फंक्शनरीज। तो फंक्शनरीज की बात होती है तो उसमें ये कहा जाता है कि ना तो उनके पास कैपेसिटी है ना कैपेबिलिटी है। तो आप जो डीमेरिट्स, जैसा मैंने कहा था कि डीमेरिट्स को भी कैसे इंप्रूव की जाए, उस वाले सिचुएशन में जो बात करेंगे तो उसमें आप ये चीज सजेस्ट कर सकते हैं कि उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी एनहांसमेंट पे काम किया जा सकता है। लोगों को एनेबल किया जाए, जिसमें इस तरीके के सिस्टम्स बनाए जाएं जहां पे पब्लिक सर्विस डिलीवरी पे जो डिपेंडेंसी है, जो सोशल सिक्योरिटी नेट है, उस पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो हमारे सिस्टम में। तो इस तरीके के आंसर्स भी आप, इस तरीके के ऑप्शंस भी आप प्रमोट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज, जैसे अभी जो हम पेंशन वाला केस डिस्कस कर रहे थे, तो अभी मैं जैसे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का इनिशिएटिव एक बार छोटा सा ब्रीफ में बताता हूँ कि अब हमने पूरे सिस्टम को ऑटोमेट कर दिया है। मतलब आप सिर्फ अपना जन आधार नंबर डालिए और उस जन आधार में इफ यू आर एलिजिबल फॉर पेंशन और एनीथिंग एल्स, तो आपको ऑटोमेटिकली बेनिफिट्स मिलने लग जाएंगे। उसमें फिर किसी थर्ड मैन और मतलब बिचौलिया या कोई वेरिफिकेशन अथॉरिटी, कोई सैंक्शनिंग अथॉरिटी का रोल खत्म कर दिया गया। तो इस तरीके के स्टेप्स जो हैं, इट विल हेल्प यू, और इट विल हेल्प यू टू गेन मोर मार्क्स, जो आप लिख सकते हैं और वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी लगेंगे, है ना। फिर टाइम बाउंड डिलीवरी को प्रमोट कर सकते हैं। अगर कुछ जगहों पे जहां पे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स में एक्सपर्टीज नहीं है, तो वहां आप उन ऑप्शंस में ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि you should outsource people to bring in the expertise from other fields. जैसे एक एग्जांपल ऐसा भी है कि लेटरल एंट्री होना शुरू हो गई है इंडियन सिविल सर्विसेज में। तो वो लेटरल एंट्री जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कमांड और देयर एक्सपर्टीज इन डिफरेंट एवेन्यूज को वो लेकर आना चाह रहे थे। इस वजह से अब जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे लेटरल एंट्री होती है। तो ये एक एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जो ऑप्शन आप दे सकते हो, है ना। एफिशिएंट ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो आप कह सकते हो कि करप्शन फ्री सिस्टम बनाने के लिए इसको करा जाए। और इसके अंदर इसमें भी एक लेवल आगे आप जाके ये बता सकते हो कि सिर्फ उसको शिकायत पेटी लगाने से मतलब नहीं है, उस शिकायत पेटी को किस तरीके से रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है, उसको किस तरीके से स्ट्रीमलाइन करके उस पर एक्शन लिया जाता है। ये स्टेप अगर आप लिखोगे तो योर ऑप्शन बिकम मोर पावरफुल और मोर एफिशिएंट। अब जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं वो ऑफिशियल सेंट्रिक पॉइंट्स हैं।
ऑफिशियल सेंट्रिक पॉइंट्स में अगर अपन बात करें तो वैल्यू बेस्ड ट्रेनिंग्स ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स आर इंपॉर्टेंट। जैसे अगेन वहां पे एक क्वेश्चन आएगा, अभी आपने देखा था जो सिनेरियो था जिसमें डिजास्टर हो रहा है, जहाँ टीम वर्सेस लोग जो अफेक्टेड हैं उनके बीच में आपको हेल्प करनी है, तो वहां आप स्टेप्स कैसे लिखोगे? तो वहां जो ऑप्शंस आएंगे वो ऑप्शंस इनके थ्रू आएंगे, जहां आपकी वैल्यू सिस्टम भी जो है किक इन होगा, और वो कौन सी वैल्यूज होंगी वो आपको उसमें आइडेंटिफाई करके लिखनी होंगी कि ये इंपॉर्टेंट है और इसमें ये सेंसिबिलिटी की जरूरत है, वहाँ क्राइसिस मैनेजमेंट की भी जरूरत है, वहाँ पे आपको एम्पैथेटिक व्यू रखने की भी जरूरत है, वहाँ आपको अपनी लीडरशिप स्किल्स को दिखाने की भी जरूरत है, बिकॉज यू हैव टू मोटिवेट योर टीम एज वेल, यू हैव टू बी ए गुड कम्युनिकेटर, जिससे कि लोगों तक आप अपनी बात को ढंग से पहुंचा सकें। पैनिक कंट्रोल और सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए भी कई बार आपको लॉ एंड ऑर्डर की चीज को मेंटेन करने के लिए पावर भी यूज करनी पड़ती है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि इट शुड बी इन बैलेंस, और ऐसा नहीं हो कि वो रिपरकशंस उसके ज्यादा होने लग जाए। मतलब ये कुछ सिनेरियोज हैं और उनपे सिनेरियोज पे आपके ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं वो अपन यहाँ देख रहे हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी सजेस्ट कर सकते हैं आप, कई बार अगर आपको कोई ऐसी सिनेरियो दिखता है जहाँ पे किसी केस स्टडी में पॉलिटिकल जो बंदा है वो उसका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड किसी क्रिमिनल साइड से जुड़ा हुआ है या कोई ऐसी सिनेरियो है, तो वहां पे आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि क्यों ना हम ऐसे, मतलब वो हालांकि हो सकता है आपको उस वक्त ये लगे कि बहुत दूर की बात अपन कर रहे हैं, बट चूंकि ऑप्शंस अपने को बनाने हैं तो ऑप्शंस में आप ये चीज सजेस्ट कर सकते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अगर कर लें और उनमें ये चीज कर दें कि क्रिमिनल्स की एंट्री जो है वो कम हो जाए या बंद हो जाए, तो उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में जो इंटरेक्शन है उस पर पड़ेगा, है ना। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन विल एक्ट एज योर गाइडिंग लाइट। आप कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना जो प्रियम्बल है या आप उसकी जो मेन आर्टिकल्स हैं, राइट्स हैं, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनको भी अपने आंसर्स में एज एन ऑप्शन यू कैन कोट देम, ठीक है। इसमें आप कई बार ऐसा भी कर सकते हो कि किसी ऑप्शन में आप ये भी लिख सकते हो कि यू कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सीनियर्स। हालांकि उसमें उसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। प्रोज उसके ये हैं कि वो आपको एक एक्सपीरियंस्ड चीज है उनको, तो वो आपको बता सकते हैं, आप उनको लूप में रख रहे हो, इट शोज दैट यू आर कंसल्टेटिव। उसके कॉन्स ये भी हैं कि उस चीज से जो पूरा प्रोसेस है वो डिले भी हो सकता है ना। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपनी लीडरशिप दिखाने का, वो आप अपनी लीडरशिप अपॉर्चुनिटी खो रहे हो एक तरीके से, बिकॉज यू आर टेकिंग मतलब यू आर गिविंग दी रिमोट कंट्रोल टू समबडी एल्स। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो जो आपको सजेशन दें वो अनएथिकल हो या अनसोशिएबल, अनकंसेंसिबल हो, तो इस तरीके की एडवाइस भी आपके लिए नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो मतलब ये एक चैलेंज भी है, तो इसको भी थोड़ा सा आपको, जब आप इस तरीके की कोई ऑप्शन दोगे तो उसमें आप प्रोज एंड कॉन्स भी लिख दो उसके, जिससे क्या होगा कि एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आप उस चीज को पर्टिकुलरली कितना ढंग से सोच रहे हैं, है ना। विसल ब्लोइंग की अगर अपन बात करें तो विसल ब्लोइंग शुड बी दी लास्ट रिसोर्ट। मतलब एक एज एन ऑफिशियल, अगर मान लो मैं अपने किसी डिपार्टमेंट में जहां मैं पोस्टेड हूं, मुझे लग रहा है कि वहां पे बहुत तरीके की करप्शन है, तो माय फर्स्ट अप्रोच शुड बी टू गो फॉर द सॉल्यूशंस जो इन हाउस हों। उसको मैं कोशिश करूं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजिकली या एडमिनिस्ट्रेटिवली हम उसको बेटर करके ऐसी सिचुएशन पे ला सकें जहां पे हम इन चीजों को अवॉइड कर सकें, ना कि मैं जाके उस पर मीडिया में जाके उसका बात का बतंगड़ बना दूं, क्योंकि वो एक सोल्यूशन नहीं है। वो इट विल नॉट क्रिएट, इट विल डेफिनेटली क्रिएट ए हुरोरे ओवर फॉर सम टाइम, बट वो सिस्टमिक चेंज की तरफ लीड नहीं करेगा। जब अपने पास कोई ऑप्शन नहीं बचे तब आपको विसल ब्लोइंग पे जा सकते हो। आपको वो ध्यान होगा जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के टाइम का जो केस है, जिसकी वजह से विसल ब्लोअर एक्ट और बहुत सारी चीजें हुई, कि जिस इंजीनियर ने, सत्येंद्र दुबे, he wrote to the prime minister, but ultimately प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से भी चीजें लीक हो गई एंड इट बिकम्स, मतलब he lost his life because of that। तो वो एक्सट्रीम सिनेरियो है, मतलब उस पे जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि योर फर्स्ट ऑप्शन शुड बी विसल ब्लोइंग, यू शुड नॉट गिव विसल ब्लोइंग एज एन ऑप्शन इफ यू आर राइटिंग इट एज एन ऑफिशियल।
if you have if you have explored all the possible scenarios and all the possible options, उसके बाद भी अगर आपको कोई right नहीं मिलता है तो you will definitely go for yes देवेंद्र he was killed. तो उसको वो चीज वो लिख सकता है ना. वुमेन रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स में जिसमें आपके पास क्वेश्चन आएगा तो अगेन मैंने जैसे आपको कहा कि उसका जो ऑप्शंस हैं वो पहले ऑप्शंस आपको जो सिस्टमिक अप्रोचेस बना दी गई हैं, है ना. जैसे अगर मान लो आप सेक्रेटरी हो, आप कलेक्टर हो, आप ही ऐसी कोई सिचुएशन फेस करते हो तो यू कैन राइट टू योर CS चीफ सेक्रेटरी. आप अगर नॉर्मल सिटीजन हो और आपको लग रहा है कि मेरे राइट्स जो हैं वो नहीं देखे जा रहे हैं तो यू कैन राइट टू NCW कैन suo motu टेक कॉग्निजेंस एज वेल, है ना. विशाखा गाइडलाइंस के बारे में आप लिख सकते हो. विशाखा गाइडलाइन के अंदर जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है तो 10 महिलाएं होनी चाहिए कि 10 लोग होने चाहिए जिसमें आपको इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनानी मैंडेटरी है. अगर आप में से किसी को पता है तो लिखिए ग्रुप में, और नहीं पता है तो पढ़ के लिखना कि क्या होना चाहिए. मेरे को नहीं पता, मतलब मेरे को पता भी है तो भी आई एम कीपिंग इट ओपन. यू शुड राइट एंड यू शुड टेल मी कि उसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है. कौन सी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे 10 लोग, 10 महिलाएं या 10 लोग क्या होना चाहिए जहां पे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाना मैंडेटरी है. ये आप अपने ग्रुप में उसमें लिखिएगा, है ना. कुछ IPC के सेक्शन कोड है ना, जैसे डाउरी का है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, इन सेक्शन में आप लिख सकते हैं डायरेक्टली. एक बहुत फार रीचिंग ऑप्शन भी कई बार आपको, जहां आप दिव्या, उसको मैं एक बार देखता हूं उसमें आंसर अपना. बात अभी करते हैं, पहले इस लास्ट पॉइंट को कवर कर लेते हैं कि जो एजुकेशन रिफॉर्म्स का भी एक ऑप्शन कई बार आप लिख सकते. बट अगेन दिस इज अ वेरी जेनरिक आंसर, दिस इज अ वेरी जेनरिक ऑप्शन. तो इट इज नॉट प्रिफर्ड कि अगर आप इसको डायरेक्टली पहला ही आंसर लिख दो. इफ द सिनेरियो नीड्स देन आप एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स की बात कर सकते हो विथ एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी, मोरालिटी, जस्टिस, एम्पैथी, इस तरीके की जितनी भी इंपॉर्टेंट, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, जो हमने बहुत सारी जो टर्म्स एथिक्स से रिलेटेड पढ़ी थी, उसको आप यहाँ लिख सकते हो कि वो सारी चीजों पे फोकस करते हुए, उसमें इंप्रूव करते हुए अगर हम एजुकेशन सिस्टम को भी रिफॉर्म करें तो वी कैन हैव ए बेटर सिनेरियो. तो दीज आर फ्यू ऑफ द ऑप्शंस जो मैंने अभी आपके साथ में, और उसके थ्रू मतलब मकसद ये है आपको बताने का कि कौन कौन से इस तरीके के डायमेंशंस हैं, आपको सोचना कैसे है, किन तरीके के चीजों में आप कौन से डिलेमाज में कौन से तरीके के ऑप्शंस लिख सकते हैं. मैंने जो ऑप्शंस बताए हैं उसमें कई सारे ऑप्शंस में ऐसा भी होगा कि विच इज नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑप्शन फॉर यू. तो वो क्यों नहीं है, उनके मेरिट और डिमेरिट दोनों चीज लिखना. क्यों है उनकी मेरिट्स भी लिखना, है ना, कि क्यों आपने उसको प्रेफर किया है. तो कई बार क्या होता है कि आपको ऑप्शन लिख लिया, उसके बाद लास्ट में ये भी पूछता है कि व्हाट वे यू वुड चूज इन द एंड. मतलब ऑप्शंस तो आपने बता दिया और आप उसमें कौन सी चीज को अडॉप्ट करोगे तो उसको भी आपको देना पड़ता है. तो उसमें आपको ये चीज एनालिसिस करके बतानी पड़ेगी कि व्हाई दिस एंड व्हाई नॉट दैट. सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज सेशन. माधुरी जी, if you want to add something or if you want to say something, the floor is for you. जी सर, जैसा कि सर आपने सब कुछ बता ही दिया, फ्रेमिंग वगैरह कैसे करनी है केस स्टडी की. लास्ट में मैं एक चीज बताना आवाज चाहूंगी. आपकी आ नहीं रही है माधुरी. लास्ट में मैं एक चीज बताना चाहूंगी. सर आ रही है आवाज? बोलिए बोलिए प्लीज. हाँ, एक चीज लास्ट में ये बताना चाहूंगी कि 90% स्टूडेंट क्या करते हैं केस स्टडी में, जैसे कि नॉर्मल सब स्टूडेंट लिखते हैं, लिख देते हैं. लेकिन अगर इसमें एक मार्क्स में अगर आपको इंक्रीमेंट करना है तो एक डायग्राम का आप इसमें इनोवेशन कर सकते हैं केस स्टडी में. वो डायग्राम कैसे, जैसे कि सर ने बताया, आपके एथिकल कंसर्न होते हैं जो इसमें केस स्टडी में इन्वॉल्व, उसको आप एक डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं. कहीं भी बीच में डायग्राम डाल के
यकीन मानिए कि 90% स्टूडेंट ये काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप ये काम करते हैं तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनसे इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये इनोवेशन भी आप एग्जाम में कर सकते हैं। और दूसरी चीज जैसे कि सर ने बताई, आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने हैं तो उसे भी आप डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं। बाकी केस स्टडी में होता ही है कि आपको अपनी प्रैक्टिकल ओपिनियन देना होता है, तो ओपिनियन तो एक लैंग्वेज में आपको देना ही है, लेकिन आप बीच बीच में डायग्राम भी डाल देते हैं तो उससे आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है सर। थैंक यू माधुरी, वेरी पर्टिनेंट पॉइंट। उससे डायग्राम्स तो हम वैसे भी सारे चीजों में कह ही रहे हैं कि आप यू कैन मेक, स्पेशली जैसा माधुरी ने बताया कि इन एरियाज में अगर अपन डायग्राम बना लेते हैं तो पिन पॉइंटेड अप्रोच हो जाती है और अपने को पता होता है, मतलब एग्जामिनर को भी पता चल जाता है कि भाई ही इज क्लियर विथ दैट आइडिया एंड ही इज वेरी कंफर्टेबल विथ दैट आइडिया एंड ही वांट्स टू सपोर्ट इट, और जो भी उसका मेरिट है डीमेरिट है। डायग्राम फॉर्मेशन में कुछ करना नहीं है बसंत जी, आप जो ऑप्शंस इन द फॉर्म ऑफ अपना जो स्टेटमेंट्स के तौर पे लिख रहे थे उसमें आप उसको डायग्राम के तौर पे भी लिख सकते हैं। अपन एक काम करेंगे, एक तो ये जो 5 मैंने केस स्टडीज इसमें ही दे रखी है, आई वांट ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट इट। हम इन केस स्टडीज को एक एक करके डिस्कस करेंगे और उसमें किस तरीके से डायमेंशंस में डायग्राम भी यूज कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। उससे आपको लर्निंग बाय डूइंग से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ऐसा मेरा मानना है बनिस्बत के कोई बात बोलने से। नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर सजेशंस एंड क्वेश्चंस एंड योर वैल्यूएबल इनपुट्स। इफ यू वांट टू से समथिंग, आपको कुछ आपको लगा कि जो ये जो आज का सेशन था कुछ प्रोडक्टिव है या कैसा आपको फील हुआ, प्लीज शेयर। इसमें बहुत मेहनत लग रही है तो इसलिए हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे ज्यादा एटलीस्ट 1% तो आपको ज्यादा करनी चाहिए, तो आपको मुझे रियल फीडबैक्स तो देने ही चाहिए। कोई कुछ कहना चाहता है या कोई कुछ चीज शेयर करना चाहता है तो वही कर दे, रिव्यू नहीं देना चाहता तो। यस देवेंद्र, आई एम अलाउइंग यू टू स्पीक अप, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आज आपने इतने सारे डायमेंशंस बता दिए, तो मैंने तो कल के लिए मेरा जो टास्क नोट किया है वो ये है कि ये नागरिकों के लिए, अधिकारियों के लिए और महिलाओं के लिए जो आपने इतने सारे डायमेंशंस बताए मुझे लिख लिख के याद कर दें सारे डायमेंशंस, ताकि जिस दिन मैं एग्जाम में इनमें से भी दिमाग में आएंगे तो मेरा क्वेश्चन निकल जाएगा। हाँ, तो वो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अपन जैसे जो 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक तो इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर लीजिए, एक दो और जी। सॉरी, अटेम्प्ट कैसे करेंगे सर? पहले कभी सॉल्व ही नहीं किए, पिछली बार भी आया नहीं था, सिलेबस में था बट मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया था, तो कोई बात नहीं, अभी अपना आज के डिस्कशन पे आप उसको ट्राई कीजिए अटेम्प्ट करने का, इसीलिए तो उसको वापस से अपन हम लोग डिस्कशन उसका रखेंगे। अगर मेरे को सिर्फ ओपन एंडेड ही छोड़ना होता कि आपको ये नहीं कहना होता कि हम आपसे कैसे वापस बात करेंगे नहीं करेंगे, पर चूंकि एक आउटलाइन, एक फ्रेमवर्क तो अभी हमने डिस्कस कर ली, उसके बाद अब आप उसको अटेम्प्ट करेंगे तो वो जो रियल प्रॉब्लम है ना वो वहीं आपको आएगी जब आप खुद करने जाएंगे कि अब मेरे को डायमेंशंस तो समझ में आ गए पर मैं उसको लिखूं कैसे। हाँ, है ना? तो उसका तरीका यही है कि लर्निंग बाय डूइंग आप करिए, उसको लेकर आइए। जब हम डिस्कस करने बैठेंगे उसको कल या परसों में डिस्कस कर लेंगे, अगर कल कुछ और शेड्यूल नहीं होगा तो कल कर लेंगे, नहीं तो परसों कर लेंगे। जब डिस्कस करेंगे तो वी वांट each one of you to have your answers ready so that we can discuss the merits and demerits of the options which you have chosen, और हम भी हमारी चीज क्यों चूज कर रहे हैं इसको भी हम बताएंगे, जिससे आपको वो समझ में आए कि वो थॉट प्रोसेस क्या है, तो वो रैशनल है कि नहीं, और आपका है तो अगर आपका बेटर होगा तो हम आपका ले लेंगे, पर जब तक वो डिस्कशन नहीं होगा तब तक वो चीज होगी नहीं कभी। सर इसमें जब हम आंसर फ्रेम करेंगे तो हमें वो लिखना है जो हम एक्चुअली करेंगे या हमें वो लिखना है जो किताब के हिसाब से सही है? अब तक के डिस्कशन में आपको क्या समझ में आया?
सर आपने बोला जरूर था कि प्रैक्टिकल लिखना है, बट प्रैक्टिकली कई बार होता है कि हम अपने किसी कलीग को बचाने की कोशिश करते हैं, उसको So जहां that is होनी your चाहिए, dilemma. जहां That उसको is your चाहिए। dilemma, है ना? हम्म। तो that is your dilemma. पर चूंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में अपन ने देखा है कि जहां पे भी डिलेमा वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं वहां आपसे वो ऑप्शंस पूछ रहा है, ठीक है? वो ये नहीं पूछ रहा है कि व्हाट विल बी योर डिसीजन, वो पूछ रहा है कि आपके सामने कौन कौन से ऑप्शंस होंगे। तो ऑप्शंस में एक ऑप्शन वो भी होगा जो आप कह रहे हैं कि जहां आप अपने कलीग को बचाने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज अगेन ए प्रैक्टिकल ऑप्शन. We are not saying that you should not write that, but you have to give a justification. What are the merits and demerits of that particular option? ओके, ठीक है, समझे आप? तो आपको यूटोपियन आंसर भी लिखना है जिसमें आप बिल्कुल साधु संत वाली बात भी करोगे। जब आपको अगर 5 ही ऑप्शन लिखने हैं तो एक यूटोपियन आंसर भी होगा जिसमें आप ऐसे कहोगे कि बिल्कुल मैं तो किसी को कुछ नहीं करूंगा, मैं अनवाइज्ड रहूंगा, बिल्कुल नॉन पार्टीसन व्यू के साथ काम करूंगा, मेरा सब कोई लेना देना नहीं, मैं बहुत एथिकल आदमी हूं। दैट इज एन यूटोपियन व्यू। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। पर प्रैक्टिकली क्या होता है कि बैलेंस मेंटेन किया जाता है, आपकी वैल्यू सिस्टम को भी आप मेंटेन करके रखते हो, और प्रैक्टिकली जैसे अब वहां पे वही सिचुएशन आ गई, अभी अपन डिस्कस कर रहे थे कि आपकी टीम नहीं काम करना चाह रही है, आपकी टीम के सामने थ्रेट है कि वो उनको लग रही है, उनको दे डोंट वांट टू, दे आर नॉट इन फेवर ऑफ सपोर्टिंग द पीपल, बट आप खुद एक ऐसी सिचुएशन में, बिकॉज यू आर लीडिंग द टीम एंड यू हैव टू एंश्योर दैट योर टीम शुड कम विथ यू एंड हेल्प यू आउट, साथ ही साथ में आपको उन लोगों को बचाना भी है, वो भी आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ड्यूटी है। तो हियर यू हैव टू टेक सम डिसीजन, हाँ, है ना? हीराराम जी, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि गीता आप अपना 1 मिनट माइक बंद रखिएगा, इको कर रहा है। हीराराम जी, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार उसको अटेम्प्ट करिए, उससे आपको समझेगा। कोई भी खिचड़ी पकी पकाई खाने की कोशिश मत करिए, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। आपको क्या इश्यूज हैं वो बताने के लिए तो हम हैं, वो हम बैठे हैं ना, फिर हम आपसे वापस इसलिए तो डिस्कस करेंगे कि क्या उसका सही ऑप्शन होना चाहिए, क्या व्हाट इज शुड बी द अप्रोच। एटलीस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट वंस ना। इतने सारी चीजें अपने डिस्कस इसलिए की हैं जिससे कि आपको वो एक स्ट्रक्चर समझ में आए। जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया वो गोल्डन रूल आप ध्यान रखिए। फिर आपके सामने बहुत सारी चीजें मैंने आइडेंटिफाई भी कर दी, उनको आप करेंगे तो उससे आपके लिए आंसर होगा। पहले गीता जी आप बोलिएगा, फिर नितिका आप बोलिएगा। सर फर्स्टली आई वांटेड टू से थैंक यू सो मच। हम लोग इतने सारे अप्रोच कभी सोच ही नहीं पाते जो एथिकल डायलेमा के आपने दिए हैं उसके लिए। सेकेंडली मैं ये पूछ रही थी कि जैसे वो ओल्ड लेडी वाला जो था केस स्टडी, उसका मैंने आंसर पहले लिखा है एक बारी, तो उसमें मैं पूछ रही थी कि रियल लाइफ में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ज्यादा जो ऐसे होते हैं डिप्राइव्ड, तो हम सोचते हैं कि खुद हम उन्हें हेल्प करते हैं, पर ऐसा हर केस में तो हम नहीं कर सकते क्योंकि सिविल सर्वेंट की सैलरी भी लिमिटेड होती है। तो ये वहां पे लिखना सही रहेगा या फिर वी शुड नॉट राइट दिस? ठीक है, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल टुमारो। आई वांट अदर्स टू delve on this topic, on this point as well. मैं सभी से चाहता हूं कि वो लोग इस बारे में सोचें जो गीता जी कह रही हैं, है ना? आप एक बार गीता अपना माइक म्यूट करो, वो इको कर रही है आवाज। जो गीता ने कहा है वो चीज आप सभी के सामने भी आएगी अगर आप उसको ढंग से सोचेंगे तो, कि जिसमें ऐसा लगेगा कि कुछ क्या हम एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहां हम अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं और हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस औरत को या उस लेडी को जो है गवर्नमेंट की हेल्प नहीं दिला पा रहे। तो क्या उस सिचुएशन में हम हमारी तरफ से पर्सनल लेवल पे उसको हेल्प कर दें? ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज कोविड के दौरान हमने अपनी आंखों से देखे हैं जहां ऐसी सिचुएशंस थी जहां बच्चों मदर फादर दोनों की डेथ हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, एकदम से इमीडिएट हेल्प चाहिए, क्या करें? उनके पास कभी जिन्होंने कभी एक चम्मच भी नहीं उठाया और ऐसे शान से बड़े हुए हों जो लोग,
उनके लिए ऐसी सिचुएशन हमने देखी है, तो वहां पे किस तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटर रिएक्ट करेगा। अब वहां एक चैलेंज है, जैसे जो गीता जी अभी यहाँ पॉइंट आउट करें, स्केलेबिलिटी का चैलेंज। अब हम हर किसी को तो हेल्प नहीं कर सकते, पर क्या हम कोई इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं एनजीओ के थ्रू या गवर्नमेंट के मैकेनिज्म के थ्रू? गवर्नमेंट के मैकेनिज्म को क्यों ना बेटर करें, जिससे कि वो हेल्प तक एफिशिएंटली और फास्टली पहुंच जाए। ये डायमेंशंस जो हैं, यही एथिकल डिलेमास हैं, यही वो सिचुएशंस हैं जहां पे आपका डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी को समझने के लिए ही इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में ऐड ऑन किए गए हैं। आईएएस में तो पूरा पेपर ही है वो, मतलब वो 150 मार्क्स ही, आप 100 मार्क्स का जो पूरा पार्ट ही है वो एथिक्स पे आता है, केस स्टडीज पे। तो यही चीज आपको सोचनी है। अपन इसको, इस डायमेंशन को मैं गीता नोट कर ले रहा हूं, इसको मैं कल स्पेसिफिकली इसका भी जवाब दूंगा और इसको अपन डिस्कस भी कर लेंगे। नितिका, नाउ इट्स आई हैव ओपन अलाउड यू टू स्पीक अप। और अगर सॉल्व करते टाइम अगर कोई नहीं मिल रही है इसको केस स्टडीज को, तो लास्ट रिजल्ट हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को भी डाल दें, मतलब कि मार्क्स मिल ही जाएंगे अगर कोई लीड ही नहीं मिल रही है। अब तो मिल जानी चाहिए, इतनी लीड दे दी मैंने आपको। हाँ, एनीवेज मैंने इसीलिए मेंशन किया था। देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अगेन हमारा इथोस और वैल्यू सिस्टम ही तो है। जो रिटर्न, जो रिलीजन होता है, वो रिलीजन में जो रिटर्न बुक्स जो होती हैं, है ना, तो वो रिलीजन में बुक्स का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ही यही है कि वो एक अपनी तरीके से गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करती है। सिमिलरली उसको अगर हम स्टेट के कॉन्सेप्ट में समझें, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक गाइडिंग बुक है, गाइडिंग लाइट है, जिसकी व्यू में आपके सारे, आपकी जो वैल्यू सिस्टम है और आपका जो इथोस है, वो वहां से डेवलप होती है। तो ऑब्वियसली आप कुछ भी लिखेंगी तो वो कहीं ना कहीं से, तो अगर उसको बहुत ज्यादा डीप में जाओगे तो वो लिंक करेगा ही करेगा वैसे भी। पर अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब दिस इज समथिंग विच इज वेरी न्यू एंड यू आर रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, देन यू कैन डेफिनेटली यूज कॉन्स्टिट्यूशन एज एन आंसर। मैंने इसलिए उसमें मेंशन भी किया है। आई होप ये आंसर आपको ठीक लगा होगा। एनीवेज और कोई बोलना चाहेगा, कुछ कहना चाहेगा, कोई चीज शेयर करना चाहेगा? हेलो जी मोदी जी बताइए। यार आपका नाम लेने में बड़ा मजा आता है यार। सर जिस दिन आप नरेंद्र की जगह नीरव मोदी या ललित मोदी सोचने लगेंगे तो आपको मजा आना बंद हो जाएगा। चलो खैर कोई बात नहीं, वो वी विल डिस्कस इट पर्सनली। जी बताइए। जो 1 तारीख से प्रोग्राम है सर, उस पर थोड़ा सा ब्रीफ कर दो ना। आप मतलब 1-1.5 घंटे की क्लास रोज की रखें और सिर्फ मतलब ऐसा हो जो चीजें हम समझ लें और उसके बाद याद कर लें उसको। हाँ देखो, एक्चुअली अगेन अभी आज 27 हो गई है, वी हैव 3 days। तो अगर हम लॉन्च कर रहे होंगे तो कल कर देंगे, है ना, और नहीं कर पा रहे होंगे तो इस तरीके की सेशंस तो चलेंगी। आइडिया इज कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपके सामने ये है कि कोई इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, है ना, तो एससीओ में 4-5 कीवर्ड्स की टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, उसमें कौन कौन है, उसमें उसके मेजर कौन कौन से सेशंस हुए हैं, उसमें क्या फोकस किया गया, उसका बेसिक पर्सपेक्टिव क्या है। अगर ये चीजें अगर आपको ध्यान है तो यू विल बी एबल टू राइट एटलीस्ट 5 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, तो हर टॉपिक पे 10-15 कीवर्ड्स क्विकली वी विल गो थ्रू। ये हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो क्रैश कोर्स हम प्लान कर रहे हैं वो इसी तरीके से प्लान कर रहे हैं, जिसपे हर टॉपिक पे उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स आपके साथ डिस्कस कर लें। पूरे टॉपिक्स डिस्कस करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इस पर्टिकुलर इतने छोटे से टाइम में, और 2 घंटे में होगा भी नहीं, है ना। और जैसे अभी अपन ये सेशन लेते हैं तो इसमें ही बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों का डाउट होता है। तो एजम्पशन है उसके अंदर, पहला ये मानते हुए कि भाई चूंकि अब आप लास्ट फेज ऑफ एग्जाम में हैं, तो वी आर एज्यूमिंग दैट मोस्ट ऑफ यू हैव गॉन थ्रू द मटेरियल, मोस्ट ऑफ यू हैव रेड
एटलीस्ट द बेसिक मटेरियल और हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज देयर इन द उसमें. नाउ वी विल फोकस ऑन गिविंग यू एक पका पकाया खिचड़ी, जो बिल्कुल फाइनल शॉर्ट नोट्स होते हैं. तो वी विल डिस्कस दैट. उसमें अगर कोई चीज वहां एट द गो अगर कुछ पूछना होगा, कोई बात होगी, तो अपन वो डिस्कस भी कर लेंगे, पर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं कर पाएंगे डिस्कशन. तो फोकस अभी हमारा पहले छोटे 6 सब्जेक्ट्स, पबैड, एथिक्स. बाकी के जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं उसमें इकोनॉमिक्स को जरूर आई विल इंक्लूड एंड पॉलिटी को आई विल इंक्लूड. ज्योग्राफी है आपका, हिस्ट्री है इफ टाइम परमिट्स, और आप लोगों का एंथुसियाज्म रहेगा उस लास्ट टाइम पे. IRS पॉलिटी का पार्ट हो गया, एंथुसियाज्म रहेगा तो वी विल डिस्कस दोज एज वेल, बट बाकी चीजों को हम कमिट करेंगे. सर जो ये 3 बड़े कोचिंग्स है, स्प्रिंग बोर्ड, सम्यक और उत्कर्ष, इनकी टेस्ट सीरीज के सिर्फ 10 मार्कर्स क्वेश्चन भी अगर आप डिस्कस कर लेंगे हमारे साथ, आई थिंक दैट वुड बी सफिशिएंट. देखो वो जो जितने भी मैं आपके साथ में जो ये सेशंस ले रहा हूँ, जिसमें जैसे अभी अपने मैनेजमेंट का लिया, स्पोर्ट्स एंड योगा का लिया, तो मेरी अप्रोच ये रहती है कि मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हमने जो खुद ने आइडेंटिफाई किए हैं डायमेंशंस, वो प्लस जितने भी मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके पेपर्स मेरे पास अवेलेबल होते हैं, तो आई ट्राई टू कवर ऑल दी पॉसिबल डायमेंशंस व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन एनी ऑफ द क्वेश्चन पेपर. हमारे को किसी से कोई छुआछूत नहीं है, और ना ही हमारे को ये है कि हम सबसे बेस्ट हैं या वो सबसे बेकार हैं, ऐसा कुछ नहीं है. जो कुछ भी है, इफ इट हेल्प्स यू, तो वो वी आर ब्रिंगिंग इट ऑन द टेबल. ठीक है. आई विल ऑल्सो ट्राई, जैसे ये जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं कीवर्ड वाला, हो सकता है कि कुछ जगहों पे हम किसी इंस्टीट्यूशन का ही मटेरियल लेके उसमें हाईलाइट करते हुए आपको बता दें. ठीक है. कि दिस इज व्हाट यू हैव टू रीड. क्योंकि सारी चीजें क्या प्रैक्टिकली अब लास्ट मोमेंट पे अगर हम भी बनाने जाएंगे, जैसे अब ये एक डॉक्यूमेंट बनाने में मेरे को 3 घंटे लगे सोचने में कि क्या उसको कौन से डायमेंशंस लिखें, क्या लिखें, कैसे लिखें, है ना. और फिर उसके 3 घंटे के साथ में उसकी सप्लीमेंट्री पढ़ाई भी करनी पढ़ना भी पड़ता है कि वो कौन से आपको एग्जाम्पल में. तो वो टाइम टेकिंग है, और वो अगर इफेक्टिव अपने को चीज करनी है बिकॉज इतने शॉर्ट टाइम में, तो फिर वो उसी तरीके से हो सकती है. हाँ, ठीक बात है ना. तो जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज होगी वो हम कर देंगे. ठीक है. तो वो इसको कल तक फाइनलाइज कर देंगे अगर कर रहे होंगे तो. Anyone else who want to say something or have some query or some suggestion? बसंत जी बोलना चाहते हैं, बसंत जी को बोलने देते हैं. बसंत जी बोलिए. हेलो, गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग जी, बताइए. सर एक तो वो जो अभी ये मैम डिस्कस कर रही थी कि मतलब कि कोई कर्मचारी हैं जो किसी की मतलब पर्सनली हेल्प कर सकते हैं, तो सर ऐसे तो जैसे कितने ही एग्जांपल सेट हो जाएंगे कि अपन कितने कितने लोगों की तरह तरह की और भी लोग हैं जो इंक्लूड हो सकते हैं. तो कम से कम गवर्नमेंट सर्वेंट्स या किसी पोस्ट पे होने के नाते ये तो नहीं कर सकते कि पर्सनली किसी की हेल्प कर सकते हैं, बजाय कि कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या फिर कोई NGO हो जिससे अपन सिर्फ हेल्प करवा सकते हैं. आप ये तो अपने आंसर में लिखना, फिर बताना कल. और सर उसके अलावा एक दूसरा एस्पेक्ट ये था कि जैसे ऐसी केस स्टडीज सर थोड़ा सा मतलब भी कल इंक्लूड कर दीजिएगा, जैसे बाल श्रम हो या फिर बाल विवाह. जैसे किसी ऐसे बाल विवाह चल रहा हो, उसमें कोई मिनिस्टर भी इंक्लूड है और आप वहाँ के जैसे SDM है, तो मतलब आप क्या मतलब रिएक्ट कर सकते हैं वगैरह टाइप ऑफ, कि अगर इंक्लूड करेंगे तो सर कि ऐसा एग्जाम्स में दिख जाए. वॉइस नहीं आ रहा सर आपका. 5 केस स्टडीज तो डाल दिए, 5 और सुबह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. तो टोटल 10 केस स्टडीज अपन डिस्कस कर लेंगे. आज की जो केस स्टडीज थी वो मुझे लगा कि एक तो डायमेंशन आपको समझाने के लिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरा वो प्रैक्टिकल केस स्टडीज थी जो मतलब UPSC ने भी ऐसी नहीं बना रखी थी जो मतलब बिल्कुल ही आर्टिफिशियल सिनेरियो की जैसा हो नहीं सकता. वो ऐसी सिनेरियो थी जो वाकई में होते हैं, है ना.
तो सर आप जो वालश्रम का और ये कह रहे हैं, ये इनकी भी केस स्टडीज कल शेयर कर देंगे, या तो कल इसको डिस्कस कर लेंगे या फिर परसों इसको डिस्कस कर लेंगे, पर वो 10 के 10 अपन डिस्कस कर लेंगे कि कैसे अप्रोच करनी है, कैसे व्हाट शुड बी द आंसर। अच्छा सर, इसमें भी एक सिचुएशन ये है कि जैसे कहीं पे भी जैसे कोई बाल श्रम या फिर सर बाल विवाह की कोई आपको रिपोर्ट मिलती है, तो सर इसमें कितनी % ट्रूथ होगी कि रिपोर्ट सही है कि नहीं है, कि इसके सेंस में भी बात की जाए कि जैसे आपके पास में कोई शिकायत रिसीव हुई है, तो मतलब ये भी कि देखो, आपको एक चीज और ध्यान रखो बसंत, कि वी हैव लिमिटेशन ऑफ टाइम एज वेल एज लिमिटेशन ऑफ स्पेस, है ना। ओके। तो इसीलिए आपको मैं ये सबसे कह रहा हूं कि आप जब एक बार खुद लिखेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कितनी डायमेंशंस, कितनी तरीके से लिखनी है, कितना लिख सकते हैं। लिखने में तो 50 तरीके के सिनेरियोज अपन बना सकते हैं, पर उसको भी प्रायोरिटाइज करना है, तो वो आप तभी समझ पाओगे जब आप खुद लिखोगे। तो इसलिए अब इस पे अपन डिस्कशन आगे नहीं करेंगे, अपन आप एक बार इसको लिखें, फिर उसको अपन डिस्कस करेंगे कि ये आंसर में ये पॉइंट आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। आप जब लिख रहे हो तब आप जितने भी तरीके से लिखना चाहें वो लिख लीजिए, उसमें हमारे को इशू नहीं है। राइट एज इफ यू आर राइटिंग इन एन एग्जाम, है ना, जिससे कि प्रोसेस समझ में आ जाए। ओके सर, थैंक यू। बाकी कोई कुछ कहना चाह रहा है, कोई बात कहना चाह रहा है, कोई बात बताना चाह रहा है, बोलना चाह रहा है, हमको गाली देना चाह रहा है कि भैया तुम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वो भी दे सकते हो यार। नो वन। तो खत्म करें फिर बात को। हर्ष सर, आप कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ एड ऑन करना चाह रहे हो, इफ यू आर देयर। तो सौरभ जी बताओ क्या करना है, डिस्कस लॉ करेंगे, डिस्कस परसों फिर ये कर लेंगे। कल लॉ अगर करवाना चाहते हो तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो, तो कल लॉ कर लेंगे। लॉ कर लीजिए, लॉ कर लीजिए, ओके। ठीक है, समझ गया। तो कल अपन लॉ डिस्कस करते हैं, परसों वी विल डिस्कस द केस स्टडीज। आई विल गिव यू द केस स्टडीज। आप लोगों ने ये कह के कि माइंड मैप का आप शेड्यूल दे दीजिए सर, माइंड मैप बनाने बंद कर दिए, तो फिर मैंने भी माइंड मैप को देखना बंद कर दिया। एनीवेज, वो चीज कंटिन्यू करिए जो जिससे आपको लगता है कि फायदा हो रहा है। अगर आपको उससे लग रहा है कि फायदा नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसको भी ड्रॉप कर देते हैं। बट रिवीजन साइकिल जो है, मैं बार बार इनिशियल डेज से कह रहा हूँ कि उसको आप अपने शेड्यूलिंग में नहीं डालेंगे या नहीं रख रहे हैं तो पढ़ने का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। इसलिए आज जो भी चीज़ आपने पढ़ी है पूरे दिन में, उसको आप रिवाइज करने के लिए एटलीस्ट हाफ एन आवर अपनी मॉर्निंग का दें, उसको रिवाइज करें। उसको चाहे आप लिखें नहीं, मेंटली उसको रीस्ट्रक्चर कर लें, रिवाइज मतलब रिकलेक्ट कर लें, उससे भी आपका काम हो जाएगा। वो भी सफिशिएंट रहेगा आपके लिए एज ए रिविजन। बट रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट लैप में वही जीतेगा जिसका रिविजन अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप राइटिंग, keep participating. Thank you. If anyone has to say something or to have some query, कोई कुछ पूछना चाहता है, कुछ बात करना चाहता है, वो रुक सकता है। बाकी सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कल 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू।